नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 26 जुलाई और हम लोग जो है अपने पहले पार्ट में कई आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं। 5 आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं और छठवां एक आर्टिकल बचा हुआ था और एक आर्टिकल और एक्स्ट्रा भी डिस्कस कर लेते हैं। पॉक्सो एक्ट को लेकर के जो है एक आर्टिकल है, तो उसको जो है वैसे पीडीएफ में तो इंक्लूड नहीं कर पाए, पर डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। और दूसरा आर्टिकल जो अभी डिस्कस करना बाकी है, तो वो जो आर्टिकल है वो है टेक मेक और डिस्पोज की जो कल्चर है इकोनॉमी की, उस कल्चर से शिफ्ट करना है रिड्यूस, रीयूज़ और साइकिल के कल्चर पर। ठीक है, मीन्स ये इकोनॉमी से रिलेटेड मॉडल हैं दो, टेक मेक डिस्पोज एंड रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। तो पहले हम लोग जो है पॉक्सो एक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं केवल। देखिए, पॉक्सो एक्ट जो है वो 2012 में आया था, जब निर्भया कांड दिल्ली में हुआ, तो उस निर्भया कांड के बाद पॉक्सो एक्ट को लाया गया। और पॉक्सो एक्ट ये निर्धारित करता है कि 18 साल से कम उम्र के किसी बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी कंडक्ट करना अपराध है, भले ही उस बच्चे की सहमति क्यों ना हो। मीन्स ये मानता है वो एक्ट कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा जो है वो मानसिक रूप से इतना परिपक्व अवस्था में नहीं है कि उसे मैनिपुलेट ना किया जा सके। तो ये मानते हैं कि मैनिपुलेट कर सकता है कोई आदमी, तो इसलिए 18 साल से कम उम्र के किसी बच्चे के साथ किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी या पेनिट्रेटिव सेक्स करना जो है वो अपराध की श्रेणी में आता है। फ़िलहाल अभी आज जो आर्टिकल है वो इसलिए आया है क्योंकि एक मैटर अभी ऐसा आया है बॉम्बे हाई कोर्ट के पास कि उसमें एक लड़का और एक लड़की, मीन्स लड़के की एज तो काफ़ी है, मतलब शायद 24 या 25 साल के आसपास है, और जो लड़की है जब वो घर से भागी थी उस समय उसकी एज 18 साल से कम थी। लेकिन घर वालों ने कंप्लेंट की और घर वालों की कंप्लेंट के बाद में पुलिस ने जो है फाइनली पकड़ लिया उनको। तो पकड़ने के बाद में उस लड़के को जो है कोर्ट ने पहले 10 साल की सज़ा सुना दी। हालांकि वो दोनों शादी कर चुके थे और वो लड़की लगातार ये बात बोलती रही कि हम लोगों का संबंध जो है वो आपसी सहमति से बना हुआ है, लेकिन उस लड़के को 10 साल की सज़ा सुना दी गई थी। अभी बॉम्बे हाई कोर्ट का एक रिसेंट फैसला आया है उस केस को लेकर के कि अगर ऐसा कोई केस सामने आता है, जैसे पहले क्या था, 2012 के पहले तक जो कंसेंट की एज थी वो 18 नहीं 16 हुआ करती थी, लेकिन 2012 में इस 16 की जो एज थी, कंसेंट की एज ऑफ कंसेंट जो 16 थी, उसको 18 कर दिया गया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि 18 साल की एज जो है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इस समय जो दुनिया है वो इंटरनेट की दुनिया है और बच्चे जो है वो काफ़ी समय पहले ही परिपक्व हो जाते हैं। तो 18 साल की एज जो है बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, इस एज को घटाया भी जा सकता है। और ये जो मामला था लड़की और लड़के का, जिसमें लड़की जब भागी थी घर से तो 18 साल से कम उम्र की थी, उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि इस लड़के को जो है रिलीज़ कर दिया जाए। हालांकि ये निर्णय होते होते जो है लड़के को लगभग जो है 7 साल की सज़ा काटनी पड़ गई जेल में। तो ये मैटर था सारा। दूसरी बात ये है कि इस पर जो है एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का भी है, इंडिपेंडेंट थॉट करके कोई संस्था है, तो उस संस्था के साथ में जो है अब वर्सेस स्टेट रहा होगा, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस स्टेट। तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि अगर 18 साल से कम उम्र की वाइफ भी है किसी की, तो उसके साथ में भी सेक्स होना ये जो है ये अपराध की श्रेणी में आता है, भले ही वो उसकी वाइफ क्यों ना हो। तो ये पॉक्सो एक्ट जो है इस मैटर को लेकर के आया है। हालांकि अब ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है, इस बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने और मद्रास के हाई कोर्ट ने, उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि जो केस ऐसे हैं कि जिसमें 16 से 18 के बीच की एज है और पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड कोई एफआईआर है और या फिर उससे रिलेटेड कोई केस है, तो ऐसे पेंडिंग केसेस को भी जो है कोर्ट के सामने लेकर के आया जाए ताकि उनके मामलों में न्याय को किया जा सके। खैर, ये काफ़ी जो है कंट्रोवर्शियल इशू है। चलिए ठीक है, अब हम लोग जो है चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। तो एक बार हम लोग एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार जो है आर्टिकल के पहले आपको देख लीजिए, दोबारा से रिवाइज हो जाएगा।
तो देख लीजिए एक बार, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईपीआर का मतलब सिर्फ इतना है कि रिटेलर से सामान खरीदा कंज्यूमर ने उसको बार बार जितना यूज़ कर सकता था उतना यूज़ किया, और उसके बाद में जो है कंज्यूमर ने उसको रिस्पॉन्सिबली डिस्कार्ड किया। रिस्पॉन्सिबली डिस्कार्ड करने का मतलब क्या है, जैसे आप स्टेशन पे जाते हैं, आपने देखा होगा वहाँ पे जो एक नीले रंग का कूड़ेदान और एक हरे रंग का कूड़ेदान रहता है। तो एक में जो है गीला कूड़ा डाल सकते हैं आप, दूसरे में जो है सूखा कूड़ा डालना होता है। तो कम से कम इतना देख के डालिए कूड़ा कि गीला है या सूखा, जैसा है उस वाले हरे या नीले में से चुन के डालिए। तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर जो है जो भी प्रोडक्ट को यूज़ करेगा उसको रिस्पॉन्सिबली डिस्कार्ड करेगा। उसके बाद में मटेरियल कलेक्टेड किया जाएगा, और मटेरियल कलेक्टेड करने के बाद जो चीज़ें रिसाइकिल की जा सकती हैं उनको सॉर्ट किया जाएगा, और फिर रीप्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाएगा। और रीप्रोसेसिंग के बाद जो रीप्रोसेसिंग यूनिट होगी वो इसे दे देगी वापस से प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर जो है दोबारा उसका यूज़ करके फिर से जो है नए प्रोडक्ट बना करके रिटेलर के पास सेंड कर देगा। और ये जिम्मेदारी प्रोड्यूसर की ही होगी कि वो ठीक तरीके से कलेक्ट करे, कलेक्ट करने के बाद उसको रीप्रोसेस करे, और रीप्रोसेस करने के बाद फिर उसको रीप्रोड्यूस करने के बाद मार्केट में दोबारा से डाले। इससे क्या होगा कि देखिए, अगर मान लीजिए एक बार प्रोडक्ट डिस्कार्ड कर दिया यूज़ करने के बाद कंज्यूमर ने, और उसके बाद में फिर उसे कलेक्ट करके रिसाइकिल करके रीयूज़ नहीं किया जाता है, तो उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो क्वांटिटी यूज़ हो रही होगी किसी नेचुरल रिसोर्स की, तो उस क्वांटिटी का बार बार जो है उतना ही परसेंटेज यूज़ करना पड़ेगा ना। लेकिन आप जो है अगर रीयूज़ करते हैं रिसाइकिल करने के बाद, तो नेचुरल रिसोर्स पर हमारी जो डिपेंडेंसी होगी वो कम हो जाएगी। तो ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी हम लोग जो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं उसमें इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा, तो अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा आप लोगों को। अब चलिए देखिए, तो ऑथर जो है वो ये कहते हैं कि ये जो है ये आर्टिकल लिखा है, एक लेडी है उन्होंने लिखा है, एक सेकंड, पर्यावरण मंत्रालय में सचिव हैं ये, लीना नंदन नाम है इनका। तो लीना नंदन जी ने जो है ये आर्टिकल लिखा है। देखिए, तो ये आर्टिकल कहता है कि जो रिसोर्स एफिशिएंसी, अब ये रिसोर्स एफिशिएंसी का मतलब क्या है? रिसोर्स एफिशिएंसी का मतलब यही है कि कोई रिसोर्स जो है उसको हम कितनी अच्छी तरह से यूज़ कर पा रहे हैं। यहाँ रिसोर्स एफिशिएंसी का भी आप थोड़ा सा मतलब एक बार समझ लीजिए। जैसे सपोज़ करिए कि आपके घर में 10 लोग हैं, और 10 लोग जो है कपड़े पहनते हैं, और उनमें से जैसे सपोज़ करिए आपकी टी शर्ट है, तो पहले जो है आप टी शर्ट को पहनते रहे, अपने कपड़े आपने इस्तेमाल किए, फिर जब आपके कपड़े जो है आपके लिए फ़िट नहीं होने लगे, तो फिर आपका जो छोटा भाई जो बड़ा हो गया था उस छोटे भाई ने इस्तेमाल किए, फिर जब उसको छोटे होने लगे तो तीसरा कोई छोटा भाई हो तो उसने इस्तेमाल किए, फिर जो है और ज़्यादा ख़राब हो गए तो उसको जो है, अब आजकल तो फटने के बाद भी फैशन हो जाता है। खैर, इतना यूज करने के लिए क्या, उसके ऊपर फिर पोछा बना सकते हैं उसको, है ना। पोछा बनाने के अलावा फिर उसको जब तक पोछा बना के इस्तेमाल करेंगे तो उसको धुलते रहेंगे, फिर पोछा इस्तेमाल करेंगे। मीन्स हमें कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि किसी भी प्रोडक्ट का उस लिमिट तक इस्तेमाल करना, मैक्सिमम जहाँ तक उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है, जो न्यू रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल कम हो। तो उससे होगा क्या कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सस्टेनेबल वे में बने रहेंगे। जैसे आपको पता होगा कि एक जो है कुछ इंडेक्स आती है जिसमें ये देखा जाता है कि पृथ्वी एक वर्ष में जितने संसाधन उत्पन्न करती है, तो उतने संसाधन मनुष्य इस समय जो है वो 6 महीने के अंदर ही समाप्त कर लेता है। उस डे को कुछ बोलते हैं, अभी ये ध्यान नहीं आ रहा हमको, लेकिन जो है हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि ये भी मेजरमेंट किया जाता है कि पृथ्वी एक साल में जितने संसाधन उत्पन्न करती है, तो मनुष्य जो है 6 महीने के अंदर ही उतने संसाधनों का इस्तेमाल कर ले रहा है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी भी दोबारा जो है उतना रिकवर नहीं कर पा रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो संसाधन है वो धीरे धीरे करके छीड़ हो रहे हैं, डिटेरियोरेट हो रहे हैं। तो ऐसे अगर चलता रहेगा तो फिर एक दिन संसाधन तो समाप्त हो जाएंगे। अगर तो ये एक सस्टेनेबल प्रोसेस नहीं है, ये संधारणीय प्रोसेस नहीं है कि जिसमें जो है सस्टेनेबिलिटी बनी रहे रिसोर्सेज की, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई संसाधन बचेंगे ही नहीं। तो इसी चीज़ के लिए जो है ये ऑथर यहाँ बोल रही हैं कि रिसोर्स एफिशिएंसी और सर्कुलर इकोनॉमी,
सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब यही, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। रिड्यूस क्या, जैसे बिजली का इस्तेमाल करते हैं आप, तो इफ़िशियंसी के साथ यूज़ करिए। फालतू में लाइट जल रही है तो मत चलाइए, पंखा जो है 2 चला रहे हैं तो मत चलाइए, मतलब कुल मिला के मिनिमाइज़ यूज़ करिए रिसोर्सेज का। और सर्कुलर इकोनॉमी मतलब कि आप रिसाइकल करिए चीज़ों को, रिसाइकल करने के बाद यूज़ करिए। तो फिर कह रही हैं कि रिसोर्स एफिशिएंसी और सर्कुलर इकोनॉमी जो है ये दोनों पावरफुल स्ट्रेटजीज़ की तरह हैं। और किस लिए हैं पावरफुल स्ट्रेटजीज़ की तरह? क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंसी घटाती हैं। दूसरा, जो वेस्ट है उस वेस्ट को भी कम करती हैं। और कम करती हैं दोनों ही सेंसेस में है कि जब नए रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं होंगे तो नए रिसोर्सेज के इस्तेमाल होने से भी जो है वेस्ट कम होगा, और जो वेस्ट है उसको जब आप रिसाइकल कर लेंगे तो भी वेस्ट कम होगा। तो इससे क्या है कि रिसोर्स एफिशिएंसी और सर्कुलर इकोनॉमी जो है वो एक पावरफुल स्ट्रेटजी की तरह है, जो कि हमारी नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंस घटाने के साथ साथ जो वेस्ट है उसको भी कम करती हैं। और इससे जो है एक तरीके का इनकरेजमेंट मिलता है सस्टेनेबल डिज़ाइन प्रैक्टिसेस को। सस्टेनेबल डिज़ाइन प्रैक्टिसेस को मतलब कि हर क्षेत्र में जो संधारणीय विकास की अवधारणा है उसको बढ़ावा मिलता है। और कहती हैं कि यही कारण है कि भारत ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टारगेट हैं और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूएन के, उनको अचीव करने के लिए G20 की जो बैठकें चल रही हैं उन G20 की बैठकों में रिसोर्स एफिशिएंसी और सर्कुलर इकोनॉमी को एक कोर थीम की तरह अपनाया है। और इसको कोर थीम की तरह अपनाने के साथ साथ इसमें 4 क्षेत्रों को जो है शामिल किया। 4 की एरियाज फॉर सर्कुलर इकोनॉमी जो है उनको इंक्लूड किया है। तो वो 4 कौन से सेक्टर हैं आप देख लीजिए। सर्कुलरिटी इन द स्टील सेक्टर पहला। दूसरा, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा, सर्कुलर बायो इकोनॉमी एंड एस्टैब्लिशिंग एंड इंडस्ट्री लेड रिसोर्स एफिशिएंसी। चौथा, सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन। तो पहले में आप देख रहे होंगे सर्कुलरिटी इन द स्टील सेक्टर, कि स्टील सेक्टर में जो है हम ये रीयूज़ और रिसाइकिल और रिड्यूस वाले प्रोसेस को अपनाएं। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भारत ने क्या क्या स्टेप ले रखे हैं इसको उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया है। सर्कुलर बायो इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, मीन्स सर्कुलर बायो इकोनॉमी में किस तरीके से रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल को अपनाया है भारत ने। और इसके अलावा इंडस्ट्री जो है वो या इसमें कहाँ तक जो है सहयोग कर पा रही है, भारत में जो भी संरचना बनाई गई है इस सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड। दूसरा, जो इंडस्ट्री कोलिशन है सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड, उसे भारत जो है किस तरीके से आगे बढ़ाएगा। तो इन 4 चीज़ों पर जो है विज़न टिका हुआ है भारत का। भारत ने सारी बातचीत में जो G20 की बैठकों में हो रही है उसमें कोर थीम की तरह सर्कुलर इकोनॉमी को शामिल किया है। तो अब पहला पार्ट देखिए आप कि सर्कुलर स्टील सेक्टर। पहली बात तो ये कि स्टील सेक्टर में सर्कुलर इकोनॉमी की ज़रूरत क्यों है। तो आप देखिए इसको आगे कहती हैं कि G20 मेंबर कंट्रीज जो हैं उनके अब सबके अपने अपने नेट जीरो एमिशंस हैं। जैसे भारत का भी नेट जीरो एम्बिशन है 2070 तक का। नेट जीरो एम्बिशन में बिल्कुल भी इस बात के लिए कंफ्यूज नहीं होना है कि एमिशन होना बंद हो जाएगा। एमिशन होना बंद नहीं हो जाएगा, जितना एमिशन करेंगे उतना ही एब्जॉर्ब भी कर लेंगे कार्बन सिंक बना करके, ठीक है ना। मीन्स भारत का टारगेट है 2.5 से 3 बिलियन टन तक की कार्बन सिंक बनाने का, और 2070 तक जो है नेट जीरो एमिशन का टारगेट अचीव करने का। तो ऐसे ही G20 के जो मेंबर कंट्रीज हैं सबके अपने अपने अलग नेट जीरो एमिशन को लेकर के टारगेट हैं, और साथ में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के भी टारगेट हैं। उसके बाद कहती हैं कि जो ग्रोइंग रिसोर्स कंजम्पशन है, जो कंजम्पशन है रिसोर्सेज का जो बढ़ रहा है, इसको इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल मैनर में कैसे यूज किया जाए। इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो रिसाइकलिंग रेट्स हैं वर्तमान में, इन रिसाइकलिंग रेट्स को 15 से 25% तक बढ़ाया जाए। और अगर 15 से 25% तक इन रिसाइकलिंग रेट्स को बढ़ाना है तो इसमें स्टील जो है वो क्रूशियल रोल निभाएगी, क्योंकि स्टील जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्रूशियल रोल निभाती है। इसलिए इसके एफिशिएंट यूटिलाइजेशन पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। उसके बाद कहती हैं कि जो डिमांड फॉर स्टील है, मीन्स जो स्टील की डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है, खास तौर से ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में। क्यों? क्योंकि ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है ना। देखिए आज भी जो है एक प्रदर्शनी भवन करके बना हुआ है प्रगति मैदान में दिल्ली में ही,
तो उसका भी उद्घाटन किया। तो ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसमें स्टील का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो जो ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं उनमें स्टील जो है वो की एलिमेंट है डेवलपमेंट में। तो डिमांड फॉर स्टील इज पॉइज्ड टू ग्रो स्पेशली इन ग्रोइंग इकोनॉमीज सच एज इंडिया। और ग्लोबली अबाउट 7% ऑफ एनर्जी सेक्टर एमिशन, मींस एनर्जी सेक्टर से जो एमिशन होता है टोटल, उसका 7% जो है वो आयरन और स्टील के प्रोडक्शन से ही होता है। उसके बाद वो कहती हैं कि अगर सर्कुलर स्टील सेक्टर की तरफ हम लोग जो है ट्रांजिशन कर जाते हैं तो ये एक जो है की स्ट्रेटजी होगी स्टील सेक्टर से होने वाले एमिशंस को कम करने के लिए या उनके साथ डील करने के लिए। और ये जो की है ये पड़ी कहाँ है, ये पड़ी है कोलेबोरेशन में, ठीक है। मींस इस की को हमें पाने के लिए कोलेबोरेशन करना होगा जो G20 मेंबर कंट्रीज़ हैं, किस चीज़ को लेकर के, कि वो आपस में एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयरिंग करें, टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करें, मींस तकनीकियों का साथ साथ विकास करें मिल करके, और अगर कोई अकेला भी विकसित कर लेता है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे एक दूसरे को एनवायरनमेंट से रिलेटेड। दूसरा, इसीलिए भारत ने जो है एक प्रेसिडेंसी डॉक्यूमेंट जो बनाया है, इसका नाम है सर्कुलर इकोनॉमी इन स्टील सेक्टर। ये भी एक तरीके से काफ़ी पोटेंशियल ब्लूप्रिंट की तरह है फॉर ए नेट जीरो पाथवे फॉर द स्टील इंडस्ट्री, की स्टील इंडस्ट्री में किस तरीके से नेट जीरो एमिशन टारगेट को अचीव किया जा सकता है, उसके लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करेगा ये सर्कुलर इकोनॉमी इन द स्टील सेक्टर। और इससे जो है जो रिसोर्स है उसका कैसे कम यूज़ किया जा सके और जो वेस्ट है उसको कैसे घटाया जा सके। उसके बाद कहती हैं कि G20 प्रेसिडेंसी के अंदर दूसरा जो एम्फेसिस दे रहा है भारत, वो दे रहा है EPR फ्रेमवर्क के ऊपर, और EPR फ्रेमवर्क के ऊपर दे रहा है थ्रू आउट द वैल्यू चेन। वैल्यू चेन का मतलब आप समझ लीजिए थोड़ा सा, कि प्रोडक्शन का हर वो मोड जहाँ पे उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की जा रही है ना। जैसे मान लीजिए खनिज कहीं से निकाला गया तो निकालने में भी लागत आई, वहाँ उसकी कुछ वैल्यू है। उसके बाद किसी फैक्ट्री में पहुँचा जहाँ उसका जो है मेल्टिंग वगैरह की गई, तो प्रगलन के दौरान भी उसमें कुछ वैल्यू एडेड हुआ, वहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज हुई। फिर उसके बाद जो है कहीं गया, उससे जो है कुछ शीट वगैरह बनाई गई। तो इस तरीके से हर स्टेप पे जो है वैल्यू एडेड होती जाती है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि EPR फ्रेमवर्क जो है वो पूरी वैल्यू चेन के थ्रू पूरी वैल्यू चेन में जो है EPR को इनकलकेट करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। कहीं भी जो भी वेस्टेज अगर आ रहा है तो उस वेस्टेज को निपटान करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर उस इंडस्ट्री को लेनी चाहिए जो किसी भी लेवल पर किसी भी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर रही है। एज डिफरेंट कंट्रीज हैव इम्प्लीमेंटेड डिफरेंट EPR मॉडल्स, और अलग अलग देश जो हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से EPR मॉडल्स को अपना रखा है। तो ये ज़रूरी है कि G20 मेंबर कंट्रीज जो हैं अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करें, ताकि जो सर्कुलर इकोनॉमी की ओर ट्रांजैक्शन है सभी देशों का वो तेज़ी से हो सके। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है बायो इकोनॉमी और बायोफ्यूल्स। तो कहती हैं कि जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है EPR का, वो एक पाइवोटल रोल निभाता है ग्रोथ ऑफ रिसाइकलिंग में। पाइवोटल रोल आप समझ ही रहे होंगे क्यों निभाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर ही जो है कलेक्ट करेगा, फिर रिसाइकल यूज़। और देखिए जिसने प्रोडक्ट बनाया उसे रिसाइकल और रीयूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसी के प्रोडक्शन से रिलेटेड कचरा है तो वो आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जो है पाइवोटल रोल निभाता है प्रोमोटिंग द ग्रोथ ऑफ रिसाइकलिंग, रिसाइकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ में पाइवोटल रोल निभाएगा। और वेस्ट कलेक्शन सिस्टम को भी स्ट्रीमलाइंड करता है, मींस वेस्ट कलेक्शन की भी मैकेनिज्म की तरह काम करता है और रिसाइकलिंग के भी मैकेनिज्म की तरह काम करता है। भारत में कहती हैं कि जो सेंट्रलाइज्ड EPR पोर्टल है, सेंट्रलाइज्ड EPR पोर्टल पर 20,000 से ज़्यादा प्रोड्यूसर, इंपोर्टर और ब्रांड ओनर जो है वो रजिस्टर्ड हैं, और साथ ही साथ कम से कम 1900 से ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर्स भी इसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं। तो इस तरीके से भारत जो है एक बहुत ही बड़े EPR ऑब्लिगेशन को वहन कर रहा है, जिसके अंदर 3.07 मिलियन टन के कचरे का निपटान करने की क्षमता है। उसके बाद कहती हैं कि इसके अलावा भारत ने जो है कॉम्प्रीहेंसिव रूल्स फॉर ई-वेस्ट भी बनाए हुए हैं, और बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट का भी अच्छा खासा इंतजाम किया हुआ है। उसके बाद बोलती हैं कि 1970 से ही अगर देखें तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो हैं G20 कंट्रीज़ में, उनका उपभोग जो है वो 2.5 गुना ज़्यादा होने लगा है। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का मतलब आप समझ लीजिए जैसे फसल है, तो फसल कटने के बाद जो खेत में बचा वो बायोलॉजिकल है, या फिर जो है खाना वगैरह कहीं बचा, या आप देखते होंगे कोई जो है भूसा वगैरह है या घास फूस है या कोई, ये सारी चीज़ें जो है ये बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के अंदर आती हैं। जैसे मान लीजिए गोबर है, ये भी जो है बायोलॉजिकल रिसोर्स ही है।
कैटल डंग हो गया। तो कंजम्पशन जो है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का G20 कंट्रीज़ के अंदर 1970 के बाद से अब तक 2.5 गुना हो चुका है। तो बायो वेस्ट भी जो है उसको अगर ठीक से मैनेज नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो म्यूनिसिपल वेस्ट है या इंडस्ट्रियल वेस्ट है या जो एग्रीकल्चरल रेजिड्यू है, इसको क्या करते हैं, लोग जला देते हैं। और जब जला देते हैं तो ये पॉल्यूशन का कॉज बनता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस का कॉज बनता है और ग्लोबल वार्मिंग का कॉज बनता है। तो इसकी रिसाइकलिंग करने से ये भी बेनिफिट होगा कि पॉल्यूशन रुकेगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग पर भी जो है इम्पैक्ट थोड़ा बुरा कम होगा। उसके बाद आगे कहती हैं कि ये जो बायो वेस्ट है इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जैसे जो डिग्रेडेड लैंड्स हैं तो उन डिग्रेडेड लैंड्स में जो है प्राइमरी रॉ मटेरियल्स की तरह हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, वैल्यूएबल प्राइमरी रॉ मटेरियल्स की तरह। इसके अलावा इनको मिनरल रिसोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्कुलर बायो इकोनॉमी जो है वो एक ऐसी अप्रोच है जो हमारी न्यू रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर डिपेंडेंस को घटाती है और हमें जो है साथ ही साथ में एक इफ़ेक्टिव वेस्ट डिस्पोजल सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करती है। अब ये चीज़ आप समझ रहे होंगे, जैसे मान लिया आपने जलाया नहीं, जलाने की जगह उससे कंपोस्ट खाद बना ली, कंपोस्ट खाद बना करके उसका इस्तेमाल कर लिया, या फिर आपने उससे बायोगैस को जो है प्रोड्यूस कर लिया। तो बायोगैस जो है वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में यूज हो सकती है, तो पेट्रोल वगैरह पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके की यूज़ कर सकते हैं आप, है ना। ऐसे ही आप और भी चीज़ें सोचेंगे तो आपको मिल जाएंगी। उसके बाद अब बोलती हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने बायोफ्यूल के एडॉप्शंस पर काफ़ी काम किया है। पहली योजना बताती हैं वो कि प्रधानमंत्री जीवन योजना जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है जो इंटीग्रेटेड बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट्स हैं उनको सेट करने के लिए सेकेंड जनरेशन का। देखिए ये जो बायो फ्यूल्स होते हैं तो बायोफ्यूल्स जो है उनकी 4 जनरेशन है अलग अलग। पहली जनरेशन में अलग चीज़ों से बायोफ्यूल डेवलप किया जाता है, दूसरी जनरेशन में जो बायो बेस्ड होते हैं उन बायो बेस्ड से जो है जनरेट किया जाता है बायोफ्यूल को। तो इसलिए जो 2G एथेनॉल सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस किया जाता है प्रधानमंत्री जीवन योजना के अंदर। और ये जो 2G बायो एथेनॉल टेक्नोलॉजी जो है उससे बायो एथेनॉल निकलता है, किससे, जो वेस्ट फीड स्टॉक है उससे मिल जाता है, जैसे कि क्रॉप रेजिड्यूज़ है या म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है जिसकी अगर उसे रिसाइकल ना किया जाए तो कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट कहती हैं कि इसके अलावा जो थर्मल पावर प्लांट है तो वो जो कोयला जलाते हैं सरकार ने ये मैंडेटरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है कि वो उसके साथ में 5% बायोमास के छोटे छोटे पैलेट्स, मतलब तो वैसे छर्रे होते हैं लेकिन आप समझ सकते हैं बायोमास पैलेट मतलब गोले टाइप के, जैसे कंडा है तो आप कंडा जला सकते हैं। अब थर्मल पावर प्लांट जो है किस तरीके से बायोमास पैलेट्स को जलाते हैं ये एक अलग विषय है, लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये कंपलसरी कर दिया है थर्मल पावर प्लांट्स के लिए कि 5% बायोमास पैलेट्स को मिला करके जो है कोयले को जलाया जाए, ताकि कोयले पे भी जो है डिपेंडेंसी थोड़ी कम होगी और जो बायो वेस्ट है उस बायो वेस्ट का भी इस्तेमाल हो जाएगा। तीसरी चीज़ बोलती हैं जो गोवर्धन स्कीम है, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, इसको भी भारत सरकार ने लॉन्च किया है, जिससे जो कैटल डंग है और जो अदर ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं इनको कंपोस्ट खाद में, बायोगैस में और बायोफ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसके लिए उसको प्रमोट किया जा सके और प्रदूषण को घटाया जा सके। भारत में इस समय जो है 500 से ज़्यादा फंक्शनल बायोगैस प्लांट हैं और साथ ही साथ में ये जो योजना है गोवर्धन योजना, ये रूरल लिवलीहुड मीन्स आजीविका का भी इंतजाम करती है ग्रामीण क्षेत्रों में और साथ ही साथ में स्वच्छता को भी सुनिश्चित करती है। भाई कैटल डंग इकट्ठा करके या फिर जो अदर ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको लेकर के आप जा रहे हैं, ये देखिए जितनी चीज़ें हैं ये सारे पॉइंट जो है रिसाइकलिंग में फ़ायदे हैं ही। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंसी घटेगी, जहाँ से आप कूड़ा उठा लोगे वो जगह साफ़ हो जाएगी, कूड़ा उठाने का एक एक्स्ट्रा काम हो गया। फिर उसके बाद उसमें आगे और भी फर्दर अलग तरीके के जो है कई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है आजीविका के नए साधन भी इससे विकसित होंगे। फिलहाल अगली एक और स्कीम के बारे में बताती हैं कि जो सतत स्कीम है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवार्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। अब आप देखिए कि जो बायो वेस्ट था उस बायो वेस्ट से ही हमने बायोफ्यूल बनाया, उस बायोफ्यूल को हमने इस्तेमाल कर लिया ट्रांसपोर्टेशन में, तो दूसरे सेक्टर में भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मीन्स कहने का मतलब ये है
कि इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी इसीलिए इसका नाम है कि आप किसी एक जगह पर अगर जो है स्टार्ट करना शुरू करेंगे सर्कुलर इकोनॉमी का, तो बाकी के जो फील्ड हैं वो ऑटोमेटिकली उनकी जो रिसोर्सेज यूज होती हैं उनमें उन पे डिपेंडेंसी घटती चली जाएगी। तो सतत स्कीम जो है भारत सरकार ने 2018 में लॉन्च की थी, और इसमें जो बायोगैस है, कंप्रेस्ड बायोगैस का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है, एक अल्टरनेटिव ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल की तरह। और इसने भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को एक्सीलरेट किया है। किस सेक्टर के? बायो एनर्जी सेक्टर के। मीन्स जब वहाँ पे बायोगैस बन रही है और यहाँ यूज हो जा रही है तो वो उस बेनिफिट हुआ ना उस सेक्टर को, तो वो सेक्टर भी ऑटोमेटिकली ग्रोथ कर रहा है। और उसके बाद चौथे लास्ट पैरामीटर में बात करती है इंडस्ट्री कोलिशन की। तो इंडस्ट्री कोलिशन में बोलती हैं कि इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही क्रूशियल है ये रोल निभाने के लिए। से आप देख रहे होंगे कि जो EPR है, तो EPR को इंडस्ट्री ही फॉलो करेंगी, क्योंकि जो प्रोडक्शन कर रहा है वो अगर अपना कूड़ा समेटने में और रिसाइकिल करने में इंटरेस्ट लेता है तो बड़ा आसान हो जाएगा ये काम। तो इंडस्ट्रीज जो है वो काफ़ी क्रूशियल है एडवांसिंग रिसोर्स इफिशियंसी और सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस के लिए। और भारत सरकार ने जो है इन क्षेत्रों के लिए एक इंडस्ट्री कोलिशन पर जो है विचार किया है, और या फिर जो है इंडस्ट्री कोलिशन इस तरीके का एक बनाया है। और ये जो कोलिशन है ये क्या काम करेगा? जो टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन है कि कोई बेहतर तरीके अपनाए कि किस तरीके से जो है कूड़े को इकट्ठा करके उसे रिसाइकिल करने के तरीकों को और आसान बनाया जा सकता है, जिससे कि एक एडवांस कैपेबिलिटी जो है सारे सेक्टर्स में डेवलप हो। इसके अलावा जो है फाइनेंस की भी व्यवस्था करेगा ये इंडस्ट्री कोलिशन जो है। डी रिस्क फाइनेंस, मतलब कि डी रिस्क फाइनेंस का मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर तो खुद पैसा लगाएगा ही, और ऐसे लगाएगा कि उसको ये ना हो कि उसका वो लगाया हुआ पैसा डूब जाए। और ये काम करने के साथ साथ इस तरीके से जो इंडस्ट्री कोलिशन है वो रिसाइकिल या सर्कुलर इकोनॉमी में एक प्रोएक्टिव प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट को भी दिखाएगा। उसके बाद बोलती हैं कि G20 जो है वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन की इशूज़ को एड्रेस करने में, और साथ ही साथ आगे जो है समाधान देगा अगर आपस में जो है कोलैबोरेटिव अप्रोच अपनाता है तो। फिर उसके बाद बोलती हैं कि जो रिसोर्स एफिशिएंसी और सर्कुलर इकोनॉमी है ये की सलूशन की तरह जो है उभरा है, लेकिन इसके लिए जो एफर्ट्स हैं वो कलेक्टिव होने चाहिए, ताकि जो ट्रिपल प्लानेटरी चैलेंजेस हैं इन ट्रिपल प्लानेटरी चैलेंजेस को डील किया जा सके। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंसी, और तीसरा वेस्ट जो बहुत ज़्यादा फैलता है उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती। सारी प्रॉब्लम्स जो है वो इंटर रिलेटेड ही हैं। तो इसी के साथ जो है हमारा ये आर्टिकल भी समाप्त होता है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि वीडियोस लगातार आपको मिलते रहें। और आगे अभी और भी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी प्रीलिम्स के लिए भी स्पेशल वीडियो जो है वो डालना स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जो है अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं, और अपनी कंसिस्टेंसी को आप ज़रूर बनाए रखिए। किसी भी तरह से कंसिस्टेंसी मत तोड़िएगा। देखिए, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं उन्हें आइडिया होगा, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं मैं एक बार बता देता हूं कि जो द हिंदू के एडिटोरियल्स होते हैं ये आपके लिए देखिए इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उनमें कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो इंटरनल सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, और इंटरनल सिस्टम की जानकारी आपको सीधा किताबों से परफेक्टली उतनी नहीं मिल पाती है। लेकिन द हिंदू में जो लोग एडिटोरियल लिखते हैं वो ऑलरेडी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है या जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उसमें काम कर चुके होते हैं, तो इसलिए उन्हें बहुत व्यापक तौर पर जानकारी होती है सारे कार्यक्रम की और सारी कामकाज की कैसे चल रहा है। तो उसमें से हमें वो पॉइंट्स उस तरह के मिल जाते हैं जिससे हम यूपीएससी के क्वेश्चंस को डील कर पाते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कई बार कि जो लोग पहले क्वालिफाइड रहते हैं एग्जाम्स में उनके लिए आसान रहता है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंटरनल वर्क से हैं या इंटरनल मशीनरी से हैं, वो किताबों में प्रैक्टिकली आपको मिलते ही नहीं है। इसलिए द हिंदू के एडिटोरियल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप अपनी कंसिस्टेंसी द हिंदू के एडिटोरियल्स को लेकर के बिल्कुल भी मत तोड़िए। और देखिए, एडिटोरियल्स जो है काफ़ी होते हैं, कोशिश तो ये रहती है कि कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल छूटे ना, पर फिर भी देखिए पूरी तरीके से कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि हम इसको सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि कैसे जो है इसको और व्यापक बनाया जाए, लेकिन उसमें क्या वीडियो लंबा होने लगता है। अच्छा, अभी तक हमने कई बार जो है फीडबैक भी मांगा आप लोगों से, लेकिन आप लोगों का कोई फीडबैक कभी आता नहीं है अभी, तो इसलिए
अपनी तरफ से अपने लेवल पे जो कोशिश कर सकते हैं वो लगातार कर रहे हैं। और बाकी आप लोग जो अपनी निरंतरता बनाए रखिए, क्योंकि आपकी निरंतरता ही आपको जो है कम से कम उस भीड़ से तो बाहर निकाल के खड़ा करेगी जो लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अगर 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और उसमें से 5 लाख भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो उस 5 लाख में एटलीस्ट 50,000 कैंडिडेट तो सिंसियर होते ही होते हैं, जिनको 1% भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनसे कोई चीज़ पिछले 1.5-2 साल की छूटी हो। तो इसलिए आपको अगर फाइट में आना है तो एटलीस्ट आपको अपनी कंसिस्टेंसी और अपनी हार्ड वर्किंग को लगातार बढ़ाना होगा। चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।